शहरों में बहुत तनाव है क्या? अरे जरा पता करो, चुनाव है क्या? जी हाँ, अगले कुछ ही महीनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इससे पहले खूब सारा तनाव है। अभी बिहार में डोमिसाइल का मामला प्रचंड रूप लेता जा रहा है। तेजस्वी यादव ने इसका समर्थन भी कर दिया है। यानी बिहार की रोटी पहले बिहारी खाएगा, इसके बाद दूसरों का नंबर आएगा, चाहे नहीं आएगा। क्या है पूरी कहानी और नीतीश समेत एनडीए के बाकी लोगों का बिहारियों को पहले खिलाने के मामले में यानी डोमिसाइल के मामले में क्या स्टैंड है, उस पर भी बात करेंगे। उधर नीतीश कुमार ने चुनाव से ठीक पहले अपना एक पुरनका हथियार निकाल लिया है, जमीन देने वाला। उस हथियार पर भी चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगले ही महीने लालू परिवार यानी लालू यादव और तेजस्वी यादव को जेल भेजने का प्लान सेट हो गया है क्या? उधर केंचुआ के मुखिया भारत में विपक्ष के नेता को जवाब नहीं दे पाते हैं, हिम्मत नहीं हो पाती है, मगर विदेश में जाकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मामला एकदम चौचक है, ध्यान से सुनिएगा। इसके साथ ही बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसने नफरती चिंटुओं को करारा तमाचा मारा है। मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा और ये सब एकदम फ्री का काम है, 2 सेकंड लगता है, अभी निपटा लीजिए। इसके अतिरिक्त आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी आपकी बात कर पाते हैं। हमारा काम पसंद आता हो तो अपने इस चैनल लोकहित इंडिया को इस ज्वाइन बटन पर क्लिक करके जुड़ जाइए। इसके साथ ही आप व्हाट्सएप और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बिहार में चिंगारी फिर भड़की है और मामला डोमिसाइल का है। छात्र मुखर हैं और आंदोलन गरमाने लगा है। हफ्ते भर पहले 5 जून 2025 को पटना की सड़कों पर हजारों छात्रों ने प्रदर्शन किया और ये आग अब बढ़ती जा रही है। मांग सरकारी नौकरियों में बिहार के युवाओं को प्राथमिकता देने का है। छात्रों ने नारा दिया है कि वोट दे बिहारी और नौकरी ले बाहरी। तो सवाल ये है कि 2020 में नौकरी के नाम पर तेजस्वी को अपना वोट देने वाली बिहार की जवानी इस बार कौन सा करवट लेगी? क्योंकि 20 सालों में नीतीश का सुशासन इतना जबरदस्त रहा है कि बिहार में बेरोजगारी दर 3.9% है और ये राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, मगर सरकारी नौकरी बिहारी युवाओं के लिए सोने की खान है। छात्र संगठनों का दावा है कि बाहरी लोग बिहार की नौकरियां खा जा रहे हैं और तब याद आता है बाल ठाकरे और राज ठाकरे का दौर, जब महाराष्ट्र में यूपी और बिहार के लोगों को टारगेट किया गया। बाल ठाकरे ने दक्षिण के लोगों को टारगेट किया और राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों को। दावा वही था कि महाराष्ट्र का माल बाहरी खा जा रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले इस मुद्दे को गर्म होना राजनीति के लिए मौका भी है और दोधारी तलवार भी, क्योंकि बिहार में डोमिसाइल तय करने का मतलब है कि सरकार अपने छात्रों के लिए नौकरियों में कोटा तय करे। मांग है कि सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 100% और अन्य सरकारी नौकरियों में 90% रिजर्वेशन बिहारियों को दे। मगर सवाल यह है कि क्या ये इतना आसान है? संविधान का अनुच्छेद 16(2) जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव को रोकता है और सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में प्रदीप जैन केस में सन्स ऑफ द सॉइल की नीति को असंवैधानिक बताया था। लेकिन अनुच्छेद 16(3) संसद को कुछ विशेष मामलों में ऐसा नियम बनाने की अनुमति भी देता है और अनुच्छेद 371 के तहत कुछ राज्यों को विशेष अधिकार मिले हैं। तो क्या बिहार के लिए यहां से रास्ता बन सकता है? युवाओं के सुर में सुर मिलाते हुए तेजस्वी यादव ने डोमिसाइल का झंडा बुलंद कर दिया है। लालू के लाल ने वादा कर दिया है कि अगर आरजेडी सत्ता में आई तो सभी सरकारी नौकरियों में 100% रिजर्वेशन बिहारियों को मिलेगा। सवाल यह है कि तेजस्वी यादव ये कैसे करेंगे? क्या उनकी पार्टी के लिए डोमिसाइल का मुद्दा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है? दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में नौकरी के मुद्दे पर बिहार के युवाओं ने जबरदस्त तरीके से तेजस्वी यादव का समर्थन किया था और आरजेडी ने सबसे ज्यादा सीटें जीतकर नीतीश मोदी के गठबंधन को चौंका दिया था। अगर महागठबंधन में कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर नहीं पड़ता तो नीतीश का बोरिया बिस्तर 2020 में बंध गया होता। उधर जन सुराज के प्रशांत किशोर ने भी डोमिसाइल का समर्थन कर दिया है और खुलकर कह रहे हैं कि बिहार के युवाओं का हक छीना जा रहा है, डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। मगर सच्चाई यह है कि प्रशांत किशोर के पास अपना कुछ खोने के लिए नहीं है, उन्हें जनता का भरोसा जीतना है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। साम दाम दंड भेद सब अपना रहे हैं। मगर नीतीश कुमार की पार्टी इस मुद्दे पर फूंक फूंक के कदम रख रही है। जेडीयू नेता मनीष कुमार वर्मा ने दो टूक कहा कि डोमिसाइल नीति संवैधानिक नहीं है और इससे बिहारी प्रवासियों को दूसरे राज्यों में नुकसान उठाना पड़ सकता है। नीतीश के खास मनीष वर्मा की दलील है कि जेडीयू का फोकस ज्यादा से ज्यादा भर्ती निकालने पर है, न कि डोमिसाइल पर। उधर बीजेपी भी जेडीयू के सुर में सुर मिला रही है और पार्टी का स्टैंड डोमिसाइल के खिलाफ नजर आता है। बिहार की सत्ता में 20 साल से बैठी पार्टी की दलील है कि ज्यादातर सरकारी नौकरियां बिहारियों को मिल रही हैं। तो सवाल यह है कि बिहार के छात्र फिर आंदोलित क्यों हैं?
उनको आंकड़ा मालूम नहीं क्या? दरअसल पार्टी का फोकस परदेसी बिहारियों पर है, क्योंकि मामला वोट का है। मगर डोमिसाइल के मुद्दे पर बीजेपी का स्टैंड कितना कामयाब होगा कोई नहीं जानता। वैसे चिराग पासवान ने भी इस मुद्दे पर खुलकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बिहार में जब आरजेडी और नीतीश के गठबंधन वाली सरकार थी तब लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार डोमिसाइल का समर्थन किया था। तो क्या एनडीए में होने के चलते चिराग चुप हैं? गजब बात यह है कि चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। फैक्ट ये भी है कि 2020 में बिहार सरकार ने स्कूल शिक्षकों की भर्ती में डोमिसाइल लागू किया था, लेकिन 2023 में महागठबंधन सरकार ने इसे हटा दिया। तब के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा था कि गणित और विज्ञान की क्वालिटी वाले टीचर नहीं मिलते, और अफसरों की दलील थी कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले इसमें बाधा है। लेकिन युवाओं का सवाल है कि अगर दूसरे राज्य अपने लोगों को प्राथमिकता देते हैं तो बिहार क्यों नहीं देता? क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि उत्तराखंड में क्लास 3rd और 4th ग्रेड की सारी नौकरियों में कोटा है। महाराष्ट्र में 15 साल का निवास और मराठी भाषा जरूरी है। नागालैंड, मेघालय, लद्दाख को संविधान से विशेष आरक्षण मिला हुआ है। झारखंड में भी डोमिसाइल बिल पास हो गया है, लेकिन कानूनी अड़चनें ज्यादा हैं। नेताओं से उलट डोमिसाइल का मुद्दा बिहार के युवाओं में आग की तरफ फैल रहा है, क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था में 49% से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर हैं और बिहार के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियां सिर्फ 5.7% हैं। तो युवाओं के लिए सरकारी नौकरी ही सबसे बड़ी उम्मीद है। युवाओं के आक्रोश को देखें तो नीतीश और बीजेपी की चुप्पी आरजेडी और जनसुराज के लिए मौका है, क्योंकि इस मुद्दे के जरिए वे ईबीसी और ओबीसी वोटों में सेंध लगा सकते हैं। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार इस आग को बुझा पाएंगे या तेजस्वी इसे भड़काकर सत्ता का रास्ता साफ करेंगे? दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री की सियासत को कोई समझ नहीं पाया है और नीतीश अपनी सियासत के बेताज बादशाह रहे हैं। दलितों और अति पिछड़ों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नीतीश ने बसेरा स्कीम को फिर से लॉन्च कर दिया है। टारगेट 1,03,000 से ज्यादा भूमिहीन परिवार हैं, जिन्हें घर बनाने के लिए 5 डेसिमल जमीन दी जाएगी, ताकि भूमिहीन परिवारों को छत नसीब हो सके। 20 साल के सुशासन में बिहार में अब भी इतने लोग गरीब हैं कि रहने के लिए उनके पास घर नहीं है, घर क्या जमीन तक नहीं है। और अब 20 साल बाद नीतीश को उनका ख्याल आया है। सवाल तो यह भी है कि नीतीश ने जमीन सुधार का वादा क्यों नहीं किया, क्योंकि बंदोपाध्याय कमेटी उन्होंने ही बनाई थी। मगर बिहार में जमींदार इतने ताकतवर हैं कि नीतीश भूमिहीनों को सिर्फ 5 डेसिमल जमीन का ही वादा कर पाए हैं। नीतीश ने जिन परिवारों को टारगेट किया है उनमें 70% लाभार्थी ईबीसी और दलित हैं, और ये वो वोट बैंक है जिस पर सबकी नजर है, बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक। नीतीश के इस दांव को यदि हम समझें तो ये उनकी सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला है। ईबीसी और एससी वोटर उनका कोर बेस है। 2014 में नीतीश ने बसेरा अभियान के जरिए 93,000 परिवारों को जमीन दी थी और आरजेडी के साथ मिलकर मोदी को गंगा के मैदानों में पटक दिया, और अब आरजेडी को मात देने के लिए बसेरा योजना का दूसरा चरण लेकर आए हैं। जेडीयू की कोशिश चुनाव से पहले इस योजना को पूरा करने की है, ताकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले वोटरों को अपने पाले में कर लिया जाए और नीतीश को दलितों पिछड़ों का असली नेता घोषित कर दिया जाए। जेडीयू प्रवक्ता तो अभी से लग गए हैं नीतीश को गरीबों का मसीहा साबित करने में। सवाल यह है कि नीतीश इस योजना को जमीन पर उतार पाएंगे क्या? दरअसल दलितों और अति पिछड़ों का समर्थन नीतीश को फिर सत्ता में ला सकता है, लेकिन आरजेडी इसे चुनावी जुमला बता रही है। सवाल वही है कि नीतीश अब तक क्या कर रहे थे? 2-3 साल पहले ही ये काम क्यों नहीं कर लिया? विपक्ष की चेतावनी है कि अगर लाभार्थियों तक जमीन नहीं पहुंची तो ये चाल उल्टी पड़ सकती है, क्योंकि बिहार का वोटर चालाक है, चालू है, राजनीति उसकी विरासत है। इस बीच इंडियन एक्सप्रेस ने चिराग के जनरल सीट से चुनाव लड़ने के दावे का पोस्टमार्टम कर दिया है, क्योंकि मोदी के हनुमान ने बिहार के सीएम पद पर दावा ठोंक दिया है। नारा यह है कि चिराग 2025 में जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का, शायद पटना, दानापुर या हाजीपुर से। चिराग की कोशिश सर्व समाज की राजनीति करने की है, लेकिन इतिहास का सच ये है कि 2004 से अब तक लोकसभा चुनाव में 5,953 SC/ST उम्मीदवारों ने जनरल सीटों पर चुनाव लड़ा है और जीत सिर्फ 62 को मिली है। सोचिए, लड़ने वाले कितने? 5,953, 6,000 मोटा मोटी मान लीजिए, और जीत मिली खाली 62 को, यानी सिर्फ 1% SC/ST उम्मीदवार ही जनरल सीट से चुनाव जीत पाए। विधानसभा चुनाव में 20,644 SC/ST उम्मीदवारों में से 246 ही जीत पाए। सोचिए, 20,644 लड़े और जीते कितने? 246। और बिहार का सच ये है कि पिछले 20 साल में SC/ST उम्मीदवारों ने जनरल सीट पर सिर्फ 5 बार जीत हासिल की है, सिर्फ 5 बार।
और लोकसभा चुनाव में तो एक को नहीं जीत पाए। तो समझ लीजिए कि बिहार में जाति कैसे काम करती है और कैसे चिराग खुद को दांव पर लगा रहे हैं। वैसे लोक जनशक्ति पार्टी का इतिहास रहा है कि उसने कई बार जनरल सीटों पर SC ST उम्मीदवार उतारे, लेकिन कोई जीत नहीं पाया। सवाल यह है कि चिराग इस रिवाज को तोड़ पाएंगे, क्योंकि LJP नेता की रैलियों में भीड़ आ रही है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में लोजपा रामविलास ने NDA के साथ 6 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन विधानसभा की जंग अलग है। और 2005 के बाद लोजपा रामविलास का प्रदर्शन कभी भी अच्छा नहीं रहा। चिराग NDA के साथ सीट बंटवारे में 40 सीट मांग रहे हैं। अगर वो जनरल सीट से चुनाव जीतकर पार्टी के 20-25 विधायक जिता ले गए तो किंग मेकर बन सकते हैं, मगर जनरल सीट पर EBC OBC और सवर्ण वोटरों को लुभाना आसान नहीं है, वो बिहार में पासवान वोट 5 से 6% है और नीतीश ने महादलित समीकरण साधकर गैर पासवान दलितों को अपने पाले में कर लिया है। 2005 से 2020 तक महादलित नीतीश के साथ थे। चिराग के लिए खतरा यह भी है कि अगर चिराग जनरल सीट से चुनाव हार गए तो उनकी राजनीतिक करियर में एक धब्बा भी लग सकता है। वो सिर्फ पासवानों के नेता बनकर रह जाएंगे। लेकिन खतरा तो लालू परिवार को भी है, क्योंकि बिहार चुनाव से पहले लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के दो मामले बिहार में सियासी तूफान खड़ा कर सकते हैं। दरअसल IRCTC केस में 23 जुलाई को CBI कोर्ट लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला सुना सकती है। इस केस में आरोप है कि लालू ने रेल मंत्री रहते IRCTC कॉन्ट्रैक्ट्स के बदले रिश्वत ली। दूसरा केस लैंड फॉर जॉब्स का है। इस मामले में भी CBI अगले महीने अपनी दलीलें पूरी करेगी। आरोप है कि लालू ने 2004 से 2009 के दौरान रेलवे नौकरियों के बदले गिफ्ट में जमीनें लीं और इन दोनों मामलों में लालू परिवार के जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। कोर्ट ने आरोप तय किए और दोषी ठहराया तो लालू और तेजस्वी जेल जा सकते हैं। और आप तो जानते हैं कि अमृतकाल में कुछ भी संभव है। लालू तो जेल के पुराने मेहमान हैं, लेकिन तेजस्वी के लिए ये नया झटका होगा। RJD का MY वोट बैंक मजबूत है और जेल जाने से सहानुभूति मिल सकती है, मगर तेजस्वी का जेल जाना पार्टी के चुनाव प्रचार को पटरी से उतार सकता है। कोर्ट के ये फैसले RJD के लिए दोधारी तलवार की तरह भी है। एक तरफ पार्टी को सहानुभूति का वोट मिल सकता है, लेकिन संगठन की कमजोरी और कानूनी पचड़े NDA को परसेप्शन बनाने का मौका दे सकते हैं। नीतीश और BJP से घुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और आप तो जनबे करते हैं, पिछले 11 साल का इतिहास है। आरोप लगाओ, बदनाम करो, गालियां दिलवाओ और इसके बाद वोट मांगो। RJD की परेशानियां अगर बढ़ती हैं तो फिर राहुल गांधी की भूमिका बढ़ जाएगी, जिन्होंने लालू यादव के जन्मदिन पर लिखा कि हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, ये समान मूल्यों और सामाजिक न्याय के संघर्ष पर आधारित है। और इन्हीं राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा है। उनके सवाल इतने धारदार हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी केचुआ के मुखिया 7 समंदर पार भी खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के सवालों का समर्थन करके अपने इरादे को साफ कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष का दावा है कि 2019 से 2024 के बीच महाराष्ट्र में 31 लाख वोटर बढ़े, लेकिन मई से नवंबर 2024 के बीच महाराष्ट्र में अचानक से 41 लाख वोटर बढ़ गए। राहुल गांधी ने इसे चुनावी मैच फिक्सिंग का ब्लूप्रिंट करार दिया है, जिसने बिहार को लेकर टेंशन बढ़ा दिया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से पूछा कि महाराष्ट्र में 12,000 बूथों पर वोटरों की संख्या अचानक कैसे बढ़ गई, खासकर उन 85 सीटों पर जहां बीजेपी लोकसभा चुनाव में हारी थी लेकिन विधानसभा चुनाव में जीत गई। सवाल यह भी है कि 2024 के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की डिजिटल और मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट क्यों नहीं जारी की गई। महाराष्ट्र के पोलिंग बूथों का 5 बजे के बाद का CCTV फुटेज क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। और सरकार ने आनन फानन में कानून काहे बदल दिया, नियम काहे बदल दिया। और सवाल यह भी है कि चुनाव आयोग बिना हस्ताक्षर वाले बयान क्यों जारी कर रहा है। साइन करने में डर लगता है क्या अमृतकाल में। चुनाव आयोग ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कांग्रेस को कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्वीडन में केंचुआ को क्लीन चिट दे दिया है। अमित शाह के खासम खास ने कहा है कि भारत में वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया दुनिया में सबसे बेहतरीन है, दुनिया में। मगर चीफ केंचुआ ये भूल गए कि अभी 2 दिन पहले ही एपिक नंबर के घोटाले पर उन्होंने ममता बनर्जी को सफाई दी थी। अगर भारत में वोटर लिस्ट बनाने का तरीका इतना ही फुल प्रूफ है तो हर चुनाव से पहले विपक्ष क्यों आरोप लगाता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के फर्जी एप्लीकेशन पर विपक्षी वोटरों के नाम डिलीट कर दिए जाते हैं। उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि आखिर वोटर लिस्ट से मुस्लिम वोटरों के नाम कैसे गायब हो जाते हैं। ज्ञानेश कुमार को दुनिया को यह बताना चाहिए था कि कैसे उनकी नियुक्ति सवालों के घेरे में है और कैसे मोदी सत्ता ने केंचुआ की नियुक्ति के मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखा दिया। मगर ज्ञानेश कुमार ये नहीं बता पाए, बताएंगे भी नहीं। क्या बताएंगे।
दुनिया के सामने खुद को क्लीन चिट देना आसान है, विपक्ष के सवालों का, देश की जनता के सवालों का आधिकारिक तौर पर जवाब देना बहुत मुश्किल, इनके बस की बात नहीं है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को बेतुका करार दिया और यह भी कह दिया कि 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस को जवाब दिया जा चुका है और राहुल गांधी से सवाल किया गया है कि अगर मामला इतना ही गंभीर था तो औपचारिक तौर पर शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई। मगर सवाल यह भी है कि अगर केंचुआ ने कांग्रेस को जवाब दे दिया है तो कांग्रेसी उस जवाब को मान क्यों नहीं रहे। महाराष्ट्र के बड़े अखबार लोक सत्ता के संपादक गिरीश कुबेर ने कहा कि महाराष्ट्र की सच्चाई कांग्रेस और चुनाव आयोग की जुबानी जंग में छिपी है। 6 महीने में 41 लाख वोटरों का बढ़ जाना कई सवाल खड़े करता है और चुनाव आयोग को सत्ताधारी पार्टी के बजाय खुद जवाब देना चाहिए। गिरीश कुबेर ने कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो पारदर्शिता दिखाए और यही बात प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब केंचुआ को देना होगा। तो सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर को भी डर लग रहा है कि बीजेपी कहीं महाराष्ट्र वाला ब्लूप्रिंट बिहारों में न लगा दे, क्योंकि बिहार की सियासत में पैसा बाहुबल जोड़ बहुत पुराना है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व के ठेकेदारों को करारा तमाचा मारा है। इस तमाचे की गूंज ने लव जिहाद के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की एक हिंदू मुस्लिम शादी के मामले में आरोपी को जमानत देते हुए जो कहा वो लव जिहाद का प्रोपेगेंडा खड़े करने वाले नफरती चिंटुओं को ध्यान से सुनना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर कि 2 लोग अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखते हैं, एक सरकार उन्हें साथ एक छत के नीचे रहने से नहीं रोक सकती अगर वो शादी कर चुके हैं। शर्मनाक बात यह है कि संवैधानिक लोकतंत्र का ढोंग रचने वाले इस देश में एक मुस्लिम युवक को एक हिंदू महिला से शादी करने के चलते 6 महीने जेल में रहना पड़ा है। आरोप था कि उसने अपना धर्म छुपाकर महिला से हिंदू रीति रिवाजों से शादी की थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी एक साथ रह रहे हैं जबकि वे विवाह कर चुके हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह विवाह दोनों परिवारों की सहमति से हुआ है, इसलिए युवक को रिहा किया जाए। अब आप सोचिए कि इस देश में लव जिहाद के चलते कितने लोगों को जुल्म का सामना करना पड़ा, कितने लोगों की मौत हुई, कितनों के परिवार और जिंदगी बर्बाद हुई। 11 साल से इस देश में यही चल रहा है और 2025 में सुप्रीम कोर्ट को एक राज्य की सरकार को बताना पड़ रहा है कि 2 लोग अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं और साथ रह सकते हैं। तुम बेमतलब के फूफा मत बनो। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है और ये वही सरकार है जो लिव इन को रजिस्टर कराने का कानून लेकर आई है समान नागरिक संहिता के नाम पर। सोचिए कि सरकार की यानी भाजपाई डबल इंजनों की मंशा क्या है, देश को कहां ले जाना चाहते हैं। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा। टन से हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।